अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह की शुरुआत लॉकडाउन 4 के पहले दिन से हुई और लॉकडाउन 4 वाकई में नए रंग रूप में था। जैसा कि प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन 4 की घोषणा की थी तो वादा भी किया था कि नए रंग रूप में होगा, नया रंग रूप दिखा। और जिस तरह से हमने देखा कि जो ट्रेन सर्विसेज हैं वो चालू हो गई, हालांकि सीमित संख्या में हुई लेकिन चालू हुई। घरेलू विमान यात्राओं को इजाज़त मिल गई। इसके अलावा भी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है विभिन्न शहरों में शुरू हो गया, विभिन्न राज्यों में शुरू हो गया और काफ़ी हद तक जो अर्थव्यवस्था है पटरी पर आती दिखी। औद्योगिक इकाइयां भी चालू होती दिखी। हालांकि प्रवासी श्रमिकों के पलायन कर जाने से, अपने गृह राज्य चले जाने से औद्योगिक इकाइयों के समक्ष मजदूरों का संकट तो खड़ा हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस सप्ताह के अन्य मुद्दों की तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है लगातार बढ़ता जा रहा है। 1.25 लाख के आसपास ये संक्रमण के मामले पहुंच गए, लेकिन भारत की अगर कह सकते हैं कि जो कोरोना वायरस को हराने की जो दर है, ठीक होने की दर है यहाँ पर, वो भी बहुत बेहतर हुई है। इसमें भारत ने जो काम किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। वहीं अगर हम देखें तो कोरोना वायरस और लॉकडाउन ये दो क्या कम थे? इन दोनों के कारण क्या कम समस्याएं हुई? अम्फान तूफान भी आकर तबाही मचा गया और ऐसी तबाही मचा गया है कि पूर्वी क्षेत्र जो भारत का है वो तबाह हो गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 7-8 जिले तो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और ये बड़ी आपदा है। एक हम देख रहे हैं जब वैश्विक आपदा के समय एक और बड़ी आपदा आ गई है। एक वहाँ पर जो दोहरी तिहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल उड़ीसा की बात करें तो निश्चित ही एक कठिन समय है। लेकिन सरकार केंद्र की और राज्य की मिलकर काम करें, मिलकर काम कर भी रही हैं और अगर और मिलकर काम करें, समन्वय के साथ काम करें तो सभी संकटों से पार भी पाया जा सकता है। इस सप्ताह राजनीतिक गतिविधियां भी काफ़ी तेज रही। हमने देखा कि किस तरह से जो कांग्रेस है लगातार दिन ब दिन कुछ न कुछ मोदी सरकार के खिलाफ बोल ही रही है। ऊपर से खासतौर पर प्रियंका गांधी ने जब 1000 बसों का दांव खेला उसको लेकर भी काफ़ी सियासत हुई। कोटा से जो यूपी के छात्र भेजे गए थे उनके जो परिवहन के बिल को लेकर राजनीति हुई और खासतौर पर सोनिया गांधी ने जो अपोजिशन पार्टीज की एक संयुक्त बैठक बुलाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। वो दिखाता है कि विपक्ष को ये संकट का समय में भी अपनी राजनीति सूझ रही है, जो कि ठीक नहीं है। इस समय सबको साथ मिलकर चलने का है। सरकार की जो देखिए, सरकार के समक्ष भी ऐसी आपदा जो अब ये जो ऐसी आपदाएं होती हैं 100-150 वर्ष में, 125 वर्ष में एक बार आती हैं। अब अगर आई है तो आज़ाद भारत में अगर ऐसी आपदा पहली बार आई है तो चाहे आज बीजेपी की सरकार है, अगर मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती तो सभी के लिए चुनौती से निपटना बहुत मुश्किल होता। तो सबको साथ मिलकर रहना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जो खासतौर पर राहतें दी जा रही हैं, आप देखिए कि आरबीआई ने एक और राहत दे दी, 3 महीने तक ईएमआई और लोगों को देने से छूट मिल गई है और इसके साथ ही ब्याज दरों में कमी कर दी गई। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि ज्वलंत रहे इस सप्ताह। आइए करते हैं इन सभी मुद्दों की समीक्षा, इनका करते हैं विश्लेषण और देखते हैं इनसे संबंधित हमारे जो दर्शकों के प्रश्न आए हैं उनके मन में क्या है, दर्शकों के मन में क्या बातें हैं, उनके प्रश्न जो हैं उनका सबसे सटीक जवाब भी देने का भरपूर प्रयास करते हैं। तो चाय पर समीक्षा के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दर्शकों का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, ये आपका जो प्रश्न है कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत अब तक कितना सफल हुआ। सफल अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन सफलता की ओर कदम भारत बढ़ा रहा है, तेजी से बढ़ा रहा है। ये पूरी दुनिया देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप दुनिया के आंकड़ों से अगर भारत की तुलना करेंगे, वैसे तुलना नहीं की जानी चाहिए ऐसे समय में, लेकिन अगर तुलना करेंगे तो भारत में जो स्थिति है वो बहुत नियंत्रित है। आप ठीक है ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ 1.25 लाख के आसपास मामले पहुंच गए हैं संक्रमण के, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि जो एक्टिव केसेस कितने हैं, 50,000 के आसपास लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं और जो मृत्यु का आंकड़ा है वो भी आप देखिए कि बहुत नियंत्रित है। भारत की इतनी बड़ी आबादी है और उसके हिसाब से देखें तो बहुत नियंत्रित है। और जो हम खबरों में देखते हैं कि एक दिन में बड़ा उछाल, 5,000 मामले हो गए, 6,000 मामले हो गए,
ये एक आप कह सकते हैं कि एक लिहाज से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भारत तेजी के साथ जांच की संख्या बढ़ा रहा है। जितनी ज़्यादा जांच होंगी उतने ज़्यादा लोगों को सुरक्षित किया जा सकेगा। अगर उसको पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस है और अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है या गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल पहुंचता है जहां डॉक्टर नहीं बचा पाते हैं, उससे अच्छी स्थिति वो होगी कि हम किसी व्यक्ति की जांच करें, उसमें अगर हमको लक्षण मिलते हैं तो उसको प्रॉपर इलाज हो और वो ठीक होकर घर जाए। और आप देखिए कि भारत में लगातार 1 लाख से ज़्यादा लोगों की जांच अब दिन प्रतिदिन हो रही है और अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। विकसित देश भी इस आंकड़े को इतनी जल्दी नहीं छू पाए थे जितना भारत ने छुआ है। आप देखिए कि हमारी जो स्वस्थ होने की दर क्या है, 40% से ऊपर जा चुकी है। हमारे यहाँ पे जो मामूली दोगुने होने की जो दर है वो 14 दिन को पार कर चुकी है। तो आप देखिए कि बहुत नियंत्रित तरीके से भारत ने इस पूरे मामले को रखा है कि ठीक है, कोरोना वायरस का जो संक्रमण था, ठीक है, हमने 1 से शुरुआत की थी, आज 1.25 लाख के आसपास तक मामले हैं। लेकिन अगर आप स्थिति देखेंगे, हम कह सकते हैं कि जान माल का जैसे नुकसान होता है चक्रवातों में या बाकी सब में, तो भारत इससे जो जान का नुकसान था वो काफी हद तक रोकने में सफल रहा है। और आप एक चीज और देखिए कि जितने लोगों की मृत्यु हुई है, आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो उसमें अधिकांश जो संख्या है वो 50 या 60 से ऊपर वाले लोगों की है और उसमें भी ऐसे लोगों की संख्या लगभग 80% के आसपास है जिसमें जिनको कि कोरोना वायरस के अलावा वो किसी अन्य बीमारी से भी ग्रस्त थे। कोई, किसी को मधुमेह था, किसी को किडनी से संबंधित बीमारी थी, किसी को अस्थमा से थी। अलग अलग तरीके की जो जानकारियां सामने आ रही हैं, लेकिन आंकड़े दर्शा रहे हैं कि भारत में स्थिति नियंत्रित है और हर देश इस बात की तारीफ कर रहा है, भारत के लिए तारीफ कर रहा है कि आपने समय पर जो लॉकडाउन लगाया था उसका ये परिणाम रहा, उसका नतीजा रहा है कि आपके यहाँ पर जो कम्युनिटी के रूप में जो फैलाव होना था उससे आप बच पाए। रही बात, आप देखिए कि भारत ने क्या करा है। भारत ने में एक चीज जो देखी, भारत पर जब भी कोई संकट आता है तो उस संकट में आत्मनिर्भर बनता है। आप देखिए कि हमारा जो हमारा स्वास्थ्य ढांचा है उसकी बहुत लोग आलोचना करते थे कि अब तक 70 साल हो गए आज़ादी के, आपका जो स्वास्थ्य ढांचा है चरमराया हुआ है, आपके यहाँ पे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। लेकिन देखिए भारत ने इस संकट के दौरान कितनी तेजी के साथ अपना स्वास्थ्य ढांचा बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। आप देखिए कि हमारे यहाँ पर एक लैब नहीं था जब कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया। आज 550 से ज़्यादा लैब हैं भारत में जो नियमित जांच कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पर लगभग 3 लाख आइसोलेशन बेड अभी तक का जो आंकड़ा है उसमें 3 लाख आइसोलेशन बेड बनाए जा चुके हैं। तो अगर ऐसी स्थिति आती है कि संक्रमण ज़्यादा फैलता है, लोगों को ज़्यादा आइसोलेट करना पड़ता है, क्वारंटाइन करना पड़ता है और बाकी जो उनकी पृथकवास में रखना पड़ता है, तो सब चीज़ों की तैयारी की जा चुकी है और लगातार तैयारियां और की भी जा रही हैं। तो भारत ये जो स्थिति में आज है उससे निपटने के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए भारत 20 दिन पहले तैयारी कर चुका था। अगले 20 दिन में क्या होने वाला है, भारत उसकी तैयारी कर चुका है। तो किसी को संशय नहीं होना चाहिए मन में, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि भारत बहुत मुश्किल में फंस गया है। भारत इस मुश्किल से निकलेगा और भारत ही दुनिया को इस मुश्किल से निकलने की राह भी दिखाएगा। और आप देखिए कि वैक्सीन का जो जहाँ तक बात है, तो वैक्सीन का भी भारत में भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्तर पर इसके परीक्षण जारी हैं और जो भी प्रधानमंत्री भी लगातार इस मुद्दे पर निगाह रखे हुए हैं। और हमें एक चीज़ और देखनी चाहिए कि हमारे जो चाहे हम स्वास्थ्य ढांचे की जब हम बात कर रहे थे, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी नहीं है, हमारे पास जो आप देखिए कि बेड्स की तो खैर कमी है ही नहीं। और आप देखिए कि पीपीई किट की बात हो, चाहे मास्क की बनाने की बात हो, हम रोजाना 1-1 लाख 2-2 लाख मास्क बना ले रहे हैं, पीपीई किट बना ले रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में भारत आत्मनिर्भर बना है। सैनिटाइजर की कमी हो गई थी शुरू में जब कोरोना वायरस ने बिल्कुल अपने पंख फैलाने शुरू किए थे, लेकिन आज देखिए कि सैनिटाइजर की कमी नहीं है। हमारे बहुत सारी कंपनियां खड़ी हो गई हैं जो कि सैनिटाइजर बनाने लग गई हैं। सरकार ने भी प्रोत्साहन दिया ऐसी कंपनियों को कि आगे आने के लिए, और सैनिटाइजर की जो कीमत जो अभी 1200 रुपये लीटर पहुंच गई थी, आप देखिए कि वो गिरकर 300-400 या उससे भी कम पर आ गई है। अलग अलग गुणवत्ता की अलग अलग कीमतें हैं। खैर, लेकिन भारत आत्मनिर्भर बना है। और रही बात, आप देखिए कि जो कह रहे हैं कि इस स्थिति से कुछ लोग सवाल भी उठाते हैं कि नहीं निपट पा रहे हैं सही, तो आप देखिए कि WHO किसकी तारीफ कर रहा है, WHO क्या कह रहा है। WHO के आप रोजाना के बयान उठाकर देखेंगे तो उसमें भारत की तारीफ होती है। भारत जिस तरीके से लड़ रहा है उसकी तारीफ होती है। हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बेहतरीन काम करके दिखाया है। अब WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी बन गए हैं वो, और ये सब दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि भारत सही दिशा में जा रहा है।
यकीनन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ता है। और ये एक चीज़ साफ हो चुकी है कि ठीक है, लॉकडाउन से हम इसकी जो चेन तोड़ने में कामयाब रहे कोरोना वायरस की, और लेकिन इससे क्या है कि सिर्फ लॉकडाउन से ही आपकी सारी समस्याएं हल हो जाए, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन को ज़्यादा दिन चलाए भी नहीं रखा जा सकता, इसलिए धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोलना होगा। सरकारें उस दिशा में बढ़ रही हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, और कोरोना के साथ अब जीना सीखना होगा। और यकीनन अब जैसा कि कहते आए हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया बदल गई थी, अब कोरोना वायरस के बाद भी पूरी दुनिया बदली बदली नजर आ रही है। आप देखिए कि जो जहाँ भी लॉकडाउन में ढील मिली है, आप वहाँ देखिए कि लोग ऑफिस आ रहे हैं तो बिल्कुल मास्क पहना हुआ है, या जो एक आजकल चल गया है कि आपने एक शीट वाला वो हेलमेट टाइप का है वो पहन रखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो आपको भी अब ऑफिस जा रहे हैं तो आपको ग्लव्स पहन के जाएंगे, आप मास्क पहन के जाएंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, नमस्कार करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। जब पूरी तरीके से लॉकडाउन हट जाएगा, दुनिया फिर से बिल्कुल पुरानी स्थिति में आ जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। भारत की लड़ाई जारी है कोरोना वायरस से, और यकीनन भारत इस लड़ाई को जीतेगा। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, आपका सवाल बड़ा सामयिक है। ये जो समय है, ये समय सियासी घमासान का नहीं है, ये समय है साथ चलने का। देखिए, एक होती है राजनीति, एक होती है राष्ट्रनीति। राजनीति कहती है कि भैया उसकी टांग खींचता रहो, उसकी टांग खींचता रहो और अपना हित साधते रहो, सत्ता ही आपके लिए सब कुछ है। जो राष्ट्रनीति है, वो राष्ट्रनीति कहती है राष्ट्र में सबको साथ लेकर चलना है। संकट का समय हो तो सबको ही साथ लेकर चलना है, किसी को भी ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ना है कि उसको मुश्किलों का सामना करना पड़े। राष्ट्र की चिंता सबसे पहले करनी है, आप और आपका परिवार सबसे बाद में है। अब हमारा जो विपक्ष है वो क्या कर रहा है, वो राजनीति कर रहा है। संकट के इस समय में जब साथ खड़े होने की जरूरत है, जब दुनिया देख रही है कि जो भारत है वो इस संकट से कैसे उभरेगा, कैसे बाहर निकलेगा, तो उनको ये दिखाई दे रहा है कि जो विपक्ष है यहाँ पर बिल्कुल नकारात्मक है, उसका असहयोग आंदोलन छेड़ा हुआ है उसने। अब आप बार बार पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाते हैं, अब आप बार बार कहते हैं कि जो सारी शक्तियां हैं वो पीएमओ में केंद्रित होकर रह गई हैं। देखिए, ये कोई आरोप नया नहीं है। कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप ये बार बार हम कह सकते हैं कि शायद शब्दों में थोड़ा हेरफेर हो, वरना आरोप लगभग कांग्रेस का यही रहा है तब से जब से मोदी बने हैं प्रधानमंत्री। और चाहे कभी बोल देते हैं कि ये एक व्यक्ति पर शक्ति केंद्रित होकर रह गई है, पीएमओ में सारी शक्तियां केंद्रित होकर रह गई हैं, एक व्यक्ति ने सारी शक्तियों को अपने हाथ में रखा हुआ है, ऐसे कई सारे आरोप लगते रहते हैं। लेकिन देखिए, एक व्यक्ति के खिलाफ किसी की दुर्भावना हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री पद पर है तो आपको उस प्रधानमंत्री पद का सम्मान करना चाहिए। उस व्यक्ति से निजी आपके बैर हो सकते हैं, व्यक्तिगत आपका या विचारधारा के स्तर पर आपका विरोध हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति दिन रात काम कर रहा है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। उस व्यक्ति को दुनिया सराह रही है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। वो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा नेता बनकर उभरा है जो कि संकट के समय बड़ा जज्बे के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने देश का नेतृत्व कर रहा है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। पूरी दुनिया में अगर हाल ही के जो सर्वेक्षण है आप उनमें देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े नेता बनकर उभर रहे हैं लगातार। तो ये सब मुद्दे हैं, ये ठीक है, आपको चुभ सकते हैं, किसी को चुभ सकते हैं, आप सब चीज़ों से सहमत नहीं हो सकते, लेकिन संकट का समय है, संकट के समय साथ दीजिए। और ऐसे हमारे जो देखिए भारतीय लोकतंत्र है, इसकी बड़ी खासियत रही है कि अगर हम ठीक है, जो हमारे यहाँ पर गठजोड़ का जो दौर शुरू हुआ, अगर हम उसके पहले थोड़ा सा देखें तो बड़ा अच्छा इतिहास मिलता है हमारे भारतीय लोकतंत्र का कि सरकार को विपक्ष का रचनात्मक सहयोग हमेशा मिलता रहा। और विपक्ष ने जब सरकार के, देखिए विपक्ष का काम होता है सरकार की अगर कोई नाकामी है, सरकार की कोई कमजोरी है तो उसको उजागर करना, और अगर ऐसा लगता है उसको कि जनहित में ये सरकार का फैसला गलत है तो उस गलत फैसले को उजागर करना, सरकार पर दबाव बनाना कि अपने गलत फैसले को वापस ले। अब मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे कि कुछ समय पहले का गठजोड़ की राजनीति अगर 90 के दशक से हम थोड़ा पहले की देखें तो आप देखिए कितनी सकारात्मक राजनीति हुआ करती थी कि विपक्ष का रचनात्मक सहयोग मिलता था। आज वो कहाँ गया है? आज बिल्कुल वो माहौल ही नहीं है कि हमारे बस ठीक है, जो सत्ता पक्ष और जो विपक्षी लोग हैं अगर मिलते भी हैं तो बनावटी मुस्कुराहट होती है, वो अंदर से एक दूसरे से मिलने की खुशी कहीं नजर नहीं आती है। वो जो हास परिहास होता था वो बिल्कुल चला गया है। अब जरा जरा सी बात पर तो एफआईआर हो जा रही है, पूरा गैंगवॉर चल रहा है। आप देखिए कि जो बीजेपी के अगर किसी नेता ने कांग्रेस के नेता को कुछ कह दिया तो
कांग्रेस शासित राज्यों में एफआईआर हो जा रही है, कांग्रेस के किसी नेता ने बीजेपी के नेता को कुछ कह दिया तो बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर हो जा रही है। ये देखिए स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ पक्ष विपक्ष की जो भूमिका है वो साफ है, स्पष्ट है। उस भूमिका पर आगे बढ़ना चाहिए और आरोपों का सामना करने की हिम्मत दिखाइए ना। आरोपों का सामना कर रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कितने आरोपों का सामना किया, क्या क्या आरोप लगाए गए, लेकिन वो सब में बरी होकर निकले, सब में बिल्कुल पाक साफ होकर निकले। तो आप ऐसे आरोप लगाते रहिए, उनके पास वो जब जवाब देने का समय होगा देंगे। ये अपेक्षा मत करिए कि आपने अगर सवेरे बयान दे दिया है, उन पर कोई आरोप लगा दिया तो शाम तक वो जवाब दे देंगे। ये ऐसी सोच गलत है। इस समय वो बहुत एक मिशन लेकर चल रहे हैं कि कोरोना संकट से देश को कैसे जल्दी से जल्दी निकाला जाए और कैसे लॉकडाउन से उपरी जो परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक संकट है, उसको दूर किया जा सके, अर्थव्यवस्था को वापस विकास की रफ्तार प्रदान की जा सके। तो इस ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि सरकार अपने स्तर पर कार्य कर रही है। दूसरा, हमें यह भी देखना चाहिए कि लॉकडाउन जब से लगा है, पहले दिन से लेकर अभी हम आपसे जब बात कर रहे हैं तब तक लगातार राहतें मिल रही हैं। ठीक है कि वो जो आर्थिक राहतें हैं, लोगों की अपेक्षा ये होती है कि हमारी जेब में सीधा पैसा आ जाए, लेकिन जेब में पैसा सीधा आता भी है और जेब में पैसा सीधा ऐसे डाला भी जाता है। अब ऐसे जो जाता है उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए कि जो जनधन खाते हैं उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो योजना आई थी उसके तहत सबको पैसे दिए गए। और हम जो ऐसे की बात कर रहे हैं वो ऐसे की बात इसलिए कर रहे हैं कि आप देखिए कि अगर जो एमएसएमई सेक्टर हमारा खड़ा करने की दोबारा से कवायद की जा रही है, हमारे जो एमएसएमई सेक्टर को उबारने के लिए हाल ही में जो घोषणाएं की गई हैं, किसानों को संबल देने की जो घोषणाएं की गई हैं, अन्य जो सेक्टर्स हैं उनको जो संबल देने की घोषणाएं की गई हैं, उससे रोजगार मिलेगा। तो वो आपके जेब में पैसे ऐसे ना आके ऐसे आ रहे हैं, तो आपको देखिए राहत मिलेगी ना। इंडस्ट्री की भी चिंता करनी, लोगों की भी चिंता करनी है। और जो श्रम सुधारों को लेकर जो आलोचना की जा रही है वो भी गलत है। देखिए इस समय का संकट ये है कि हमें अपने उद्योग बचाने हैं, बाहर से जो उद्योग है वो वापस लाने हैं। अभी लॉकडाउन में जिसके पास रोजगार नहीं है, आप जरा उससे पूछ लीजिए। आप आलोचना तो कोई भी कर लेगा कि ये नीति ठीक नहीं है, लेकिन जिसके पास रोजगार नहीं है जरा उससे पूछ लीजिए वो कितना परेशान है। वो 8 घंटे क्या वो 12 घंटे काम करने के लिए तैयार है। आपने जरा एक बार उसकी राय ली, वो 12 घंटे के लिए काम करने के लिए तैयार है, उसको बस आप रोजगार दे दीजिए। तो इसीलिए आप उनके प्रतिनिधि मत बनिए, जरा आप उनसे पूछिए, वो बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है, उसको रोजगार चाहिए ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सके। आप बेकार में विरोध करके, ऐसी नीतियों का विरोध करके निवेश नहीं आने देंगे, कंपनियों को खड़ा नहीं होने देंगे, कंपनियों को उभरने नहीं देंगे, तो रोजगार नहीं होगा। और जिन लोगों की समस्याओं पर आप एक तरह से कह सकते हैं कि घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप उनका अहित कर रहे हैं, उनका हित करने का नाटक ये मत करिए। ऐसा देखिए, इससे बचना चाहिए। इस समय जो प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा है वो बहुत गरमाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं बहुत सबके लिए बिल्कुल हृदय पर बिल्कुल आघात करने वाली है। जिस तरह से उनको देखते हैं पैदल चलते हुए, हालांकि अब स्थिति में काफी सुधार आया है और इसकी भी बहुत आलोचना करी विपक्ष ने। और हमको ये सवाल विपक्ष से भी करना होगा कि जो विपक्ष शासित राज्य हैं वहां पर क्या जो पैदल चल रहे थे प्रवासी श्रमिक, तो उनको क्यों नहीं वाहन मुहैया कराए गए, उनको क्यों नहीं बसें मुहैया कराई गई, उनको क्यों नहीं उनके राज्यों में जो ट्रेनें आने की अनुमति बार बार रेल मंत्रालय मांग रहा था क्यों नहीं दी गई। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो विपक्ष से भी किए जा सकते हैं, सरकार के सिर्फ आलोचना करना। और अब आप देखिए कि 16-17 दलों ने जो एक बैठक करके मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया है, माहौल बनाने का प्रयास किया। इससे क्या होगा? आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अपने राज्यों में अपनी जो राजनीतिक वजूद है उसको बचाए रखने की जो आप लोगों की कसरत है, वो अगर आप ये कसरत ना भी करते तो भी आपका वजूद बचा रहता है। लेकिन ऐसे वजूद बचाने की कसरत से आप लोगों की निगाह में आते हैं कि इस संकट के समय में इस समय आप लोग राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ जहां सरकार दिन रात काम कर रही है, आप उस पर सिर्फ आरोप ही आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि आप अपनी तरफ से करके कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। तो ये एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है सरकार पर, लेकिन दरअसल सवाल खुद खड़े हो रहे हैं विपक्ष पर। देश देख रहा है और खासतौर पे लॉकडाउन में अभी जहां पे डील नहीं है तो लोग घर में बैठे हुए टीवी पर सब देख रहे हैं। विपक्ष को ये बात समझना होगा कि ये जो खेल है, ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है। आइए देखते हैं हमारे दर्शकों का अंतिम प्रश्न क्या है। देखिए, यकीनन ये जो प्रश्न है कि भारत अपने पड़ोसी देशों से संबंध बेहतर नहीं रख पा रहा है, ये जो प्रश्न है दरअसल इसमें थोड़ा सा इससे असहमत है। ये जो वाक्य है, असहमत इसलिए है कि भारत अपने पड़ोसी देशों से संबंध बनाए रखने, बरकरार रखने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है और प्रतिबद्ध रहेगा। अब आप देखिए कि
हमारे यहाँ पर जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, सेनाध्यक्ष बनता है, तो पड़ोसी देशों की यात्रा पहले की जाती है। हमें अपने पड़ोसी देशों की चिंता हमेशा रहती है। हम सुख दुख के साथ ही रहे हैं, चाहे हम हमारा पड़ोसी देश अगर पाकिस्तान भी, अगर वहाँ पर भी कोई संकट का समय आता है तो हम उसकी चिंता करते हैं, उससे पूछते हैं कि आपको हम मदद करने के लिए तैयार हैं, आप बता दीजिए क्या मदद आपको चाहिए। तो भारत का जो हृदय है बड़ा है। भारत को कोई बड़ा भाई माने या नहीं माने, भारत बड़ा भाई है। भारत बड़े भाई के नाते अपने आस पड़ोस की चिंता करता है, पूरे विश्व की चिंता करता है। भारत तो आप प्राचीन काल से देख लीजिए, भारत तो पूरी दुनिया की चिंता करता रहा है। भारत पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ देता रहा है। भारत का कर्तव्य है कि दुनिया के लिए अपना सब कुछ समर्पण करे और दुनिया के कल्याण की कामना हमेशा भारत करता है। और भारत के हर कार्य में कुछ ना कुछ विश्व के कल्याण की का लक्ष्य भी रहता है। अब हमारे बात करते हैं कि हम जो हमारे पड़ोसी देश हैं, देखिए अगर भारत चीन की बात आप कर रहे हैं तो भारत चीन के जो संबंध हैं वो बहुत बेहतर तो नहीं रहे हैं, सभी जानते हैं, एक युद्ध भी हो चुका है। लेकिन भारत चीन के संबंध इतने बिगड़े भी नहीं हैं कि युद्ध की नौबत आ गई है। भारत चीन के संबंधों में एक अच्छी बात यह है कि दोनों ने आपस में एक सहमति बनाई हुई है कि हमें मुद्दों पर बातचीत के टेबल पर आना है और उसको सुलझाना है। और हम जो देखते हैं कई बार कि चाहे वो सिक्किम में देखें, सिक्किम बॉर्डर पर देखें, या हम अगर लद्दाख बॉर्डर पर देखें, तो जो अक्सर तनाव की खबरें आती हैं उसको एक दो दिन तनाव रहता है, हफ्ते भर तनाव रहता है, लेकिन उसके बाद बातचीत से उसको सुलझा लिया जाता है। और चूंकि सीमा का निर्धारण बिल्कुल सटीक नहीं है वहां पर, तो इसलिए भी ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो भारत चीन का जो मुद्दा है, चीन कई बार क्या होता है कि खुद नहीं सामने आकर पीछे से भी खिलवाड़ करता है, खेल करता है। अब जो नेपाल का मुद्दा है, अगर नेपाल के साथ जो इस समय संबंधों में थोड़ा खिंचाव आया है, उसके पीछे भी माना जा रहा है कि चीन की भूमिका दरअसल नेपाल में कम्युनिस्टों का शासन है। और जो दुनिया भर के कम्युनिस्टों के लिए जो चाइना के कम्युनिस्ट हैं वो प्रेरणा के स्रोत हैं, क्योंकि वहाँ पर लंबे समय से चाइना में कम्युनिस्टों का शासन है और वो ताकतवर भी है कम्युनिस्ट वहाँ के, तो हर कोई प्रेरणा लेता है जो कम्युनिस्ट कहीं भी दुनिया में है। और हाल ही में जब जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली नेपाल के, जब वो संकटों से घिरे थे, उनकी कुर्सी खतरे में थी और वहाँ पर वो पार्टी के भी प्रमुख हैं, सत्ताधारी गठबंधन का भी नेतृत्व कर रहे हैं, तो जबकि वहाँ पर भी उन्होंने नियम लगा रखा था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, लेकिन वो खुद नहीं फॉलो करते हैं। उनकी कुर्सी खतरे में पड़ी तो चाइना ने हस्तक्षेप करके उनकी कुर्सी बचवाई और उसी का वो कीमत शायद अदा कर रहे हैं। अब देखिए, जो चाइना ने, अब जो नेपाल ने जो मुद्दा उठाया है वो 205 साल पुराना है, तो अभी ये मुद्दा क्यों उठा? और बार बार ये ऐतिहासिक तथ्य इस बात की गवाही देते हैं कि वो जो क्षेत्र है वो भारत का है, भारत का से बाहर वो कभी रहा ही नहीं है। और जो नेपाल है वो सिर्फ चाइना की शह पर ही इस तरीके की बात कर रहा है। दरअसल नेपाल जो कुछ कह रहा है, जो शंख बजा रहा है इस समय, उसमें चीन और ये पाकिस्तान, ये दोनों फूंक मार रहे हैं। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं कि जल्द ही सुलझ जाएंगे, ऐसा लगता है। हालांकि जो अब ये भी इस तरीके की रिपोर्टें हैं कि ये जो नेपाल का इस समय विरोध है, ये नेपाल का विरोध नहीं है, ये KP शर्मा ओली का विरोध है और कोई वहां पर ऐसा नहीं है। बाकी नेपाल के लोग उनसे असहमत हैं जो उन्होंने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया। और बाकी में एक बड़ा उन्होंने कदम तो उठाया, ये कि राजनीतिक नक्शा आपने जारी कर दिया भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने वाला, कि आपने उसमें भारतीय क्षेत्रों को अपने देश में दिखा दिया। कोई भी संप्रभु देश ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। और नेपाल को ये सोचना चाहिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेपाल, ठीक है, एक राजनीतिक तौर पर देखें तो एक देश है, अलग देश है, भौगोलिक तौर पर देखें तो एक अलग देश है, लेकिन नेपाल और भारत तो भाई भाई हैं। नेपाल और भारत के रिश्ते आज से हैं क्या? नेपाल और भारत, आप भारत का जो इतिहास उठाकर देखिए, भारत के पौराणिक ग्रंथ उठा के देखिए, भारत की लोक कथाओं को देखिए, कितनी बार नेपाल का उल्लेख आता है। और हमारे देवताओं वहाँ हैं, उनके देवता यहाँ हैं, हमारी जो आबादी वहाँ रहती है, उनकी आबादी यहाँ रहती है, हमारी सीमाएं आपस में एक दूसरे के लिए खुली हुई हैं। तो ये जो रिश्ता है भारत और नेपाल का, ये आज का नहीं है। और कोई एक सरकार कोई नक्शा बेवजह का जारी करके इस संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भारत और नेपाल के संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं और ऐसे नक्शे आते जाते रहेंगे। मुझे लगता है कि नेपाल को पीछे हटना पड़ेगा और नया नक्शा जो भारत की ओर से अधिकृत नक्शा, जो खासतौर पर जब जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया था, उसके बाद भारत सरकार ने जो नया मानचित्र जारी किया था, उस पर नेपाल को भी सहमत होना पड़ेगा, दुनिया को भी सहमत होना पड़ेगा। जो भारत का है वो भारत का है, उसमें कहीं कोई दो राय
हो ही नहीं सकती है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें प्रभात साक्षी के साथ। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय।